हमारी ये इससे बड़ी शर्मनाक घटना तो और कुछ हो ही नहीं सकती है। मतलब जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, तो बन चुका है भाई। ये कोशिश ये लगातार ये हो रही है कि जो इस देश में शूद्र कही जाने वाली जातियां हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, इनको मनुवादी व्यवस्था का गुलाम बनाया जाए, और जो अल्पसंख्यक हैं उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा जाए। ये कोशिश है ये पूरी। अब वो किस हद तक चलती है, कनफुकवा तंत्र उसको किस ढंग से पहुंचाता है, कैसे कैसे क्या करता है। कई बार इनके माया जाल में दलित और ओबीसी और ये लोग भी आदिवासी भी आ जाते हैं, फोर फ्रंट पे रहते हैं, दंगे करने में सबसे आगे वही हो जाते हैं। जितने इनके धार्मिक जुलूस होते हैं उनकी कम उसमें अगली कतार उन्हीं लोगों की होती है। अब जैसे जिस तरह से मतलब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब कह रहे हैं, साहब युवाओं को आगे आना चाहिए, तो भाई सौरभ डोभाल को और विवेक डोभाल को क्यों नहीं आगे आना चाहिए? विवेक डोभाल तो ब्रिटिश नागरिक हैं, सिंगापुर में रहते हैं, बिजनेस बहुत बड़ा चला लिए हैं। नोटबंदी के बाद उनका बिजनेस काफी तेज चमका, और पाकिस्तान के पार्टनर के साथ बिजनेस करते हैं। उन पे आप नहीं कुछ कह सकते हैं। और विवेक जी तो उत्तराखंड से बीजेपी के नेता भी हैं, तो भाई उन्हीं को कहिए ना कि लीड करो यार, तुम लीड करो। तो ये आप नहीं कहेंगे। मतलब परोपदेश कुशल बहुत तेरे, सब लोग भगत सिंह की तारीफ करते हैं, लेकिन भगत सिंह अपने घर से नहीं निकलना चाहिए, दूसरे इलाके आके लड़े। तो लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि एक जो सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, नफरत की दीवार को इतना चौड़ी कर दो कि फिर कोई उपाय बचे ही नहीं। अब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसको ये ढकेल करके गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। कोशिश यही है। चुनाव, अगर मुझे नहीं लगता कि 5 राज्यों में से एक से अधिक इनको कुछ हासिल हो सकता है, उसमें भी मुझे संदेह ही है। लेकिन अब चूंकि कई बार हम लोग का संदेह जो है वो सफलता में बदल जाता है इनकी, तो इसलिए उसको हम नहीं कर सकते। चूंकि एसआईआर है, चुनाव आयोग है, ज्ञानेश कुमार जी हैं, सारे लोग हैं। बंगाल में जिस तरह का खेला हो रहा है, उस खेले को आप क्या कर सकते हैं? हाँ, एक चीज और मैंने कहा था, जब भी चुनाव होता है तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात होती है। एसआईआर तो होना शुरू ही हो गया है। ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाता है। जी। आप देखिए, जब भी चुनाव होगा तो विपक्ष के जो नेता हैं उनके घरों पे, उनके कार्यालयों पे, उनके समर्थकों के या उनके चुनाव प्रबंधकों के घरों और कार्यालयों पे छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो भी पुराने मामलों में। कोई नया ताजा मामला उभर के आ जाए, आईपैक जो कंपनी जो है, संस्था या कंपनी जो भी कहिए, जिससे कभी प्रशांत किशोर भी जुड़े थे, अब चूंकि प्रशांत किशोर खुल करके मोदी जी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ मैदान में आ गए हैं, तो उनके लोगों को भी सबक देना होगा। तो इस तरह की जो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन यह है कि बंगाल में उनका सामना जो है वो ममता बनर्जी, जिसको बंगाल के शेरनी भी कहते हैं, उनसे हुआ है। जी। और वो सड़क पर लड़ना जानती है। वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी सड़क पर निकल गई, हवाई चप्पल पहन के, सूती साड़ी जिसको खुद ही धोती हैं, वो एक मिसाल है वो। तो वो लेकर के, पब्लिक को लेकर के जिस तरह से लीड कर रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये वहाँ इनका हिंदू मुस्लिम कार्ड वहाँ चल पाएगा किसी हालत में भी। लेकिन कोशिश यही है कि इस तरह के उत्तेजक बातें कह करके ऐसी ऐसी बातें करो जिससे मामला भड़के और लड़ाई हो। और जहां तक सोमनाथ की बात है, मतलब हमारे दिक्कत क्या है कि हमारे जो संघ के भाई लोग हैं, संघ से निकले हुए उनके राजनीति करने वाले, इनको इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। शाखाओं में और बौद्धिकों में सिर्फ यही पढ़ाया लिखाया गया है। उनको 1000 साल और 500 साल पहले का इतिहास याद रहता है, 200 साल पहले का इतिहास नहीं याद आता है। अंग्रेज कैसे देश को लूट करके ले गए। हमारा कोहिनूर ले जाकर के, मैं लंदन गया था, लंदन में जब देखा वहां पे कोहिनूर हमारा हीरा कैद था, उसके बारे में कभी चिंता नहीं होती कि भाई हम कोहिनूर लाएंगे। आप इतने बलशाली हैं, आप तो विश्वगुरु हैं, सब कुछ हैं, तो आप ले आइए ना भाई। उसके बारे में नहीं चिंता होगी। सैंडर्स वध करने वाले उधम सिंह के बारे में शौर्य इनको याद नहीं आएगा, भगत सिंह का शौर्य इनको याद नहीं आएगा, क्योंकि तब ये अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। अंग्रेजों के लिए सेना में स्वयंसेवकों की भर्ती करवा रहे थे। अंग्रेजों के साथ उस समय जो मुस्लिम लीग के साथ मिल करके सरकार चला रहे थे, और जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके लोगों को गिरफ्तार करवाने में, उनको दमन कराने में
ये अंग्रेजों के सहायक बन रहे थे, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। सोमनाथ मंदिर, बहुत सही कहा उदित राज ने। जब बात आई तो स्थानीय लोगों ने कहा कि भैया, जब गजनवी का हमला हुआ सोमनाथ पर, तो स्थानीय लोगों ने कहा कि भाई पंडे पुजारी हैं, वही लोग तो देख रेख करते हैं, वो लड़ेंगे बचाएंगे। और जब पंडे पुजारियों तक बात आई तो कहा, अरे भैया, सोमनाथ महाराज तो सबकी रक्षा करते हैं, हम उनकी क्या रक्षा, को खुद ही अपनी रक्षा कर लेंगे। सारे पंडे किनारे हो गए, गजनवी गया वहां से लूट करके आराम से चला गया। उस समय हमारा शौर्य कहां था भाई? क्योंकि आपने 3/4 से भी ज्यादा आबादी को मुख्य धारा से काट करके रखा हुआ था कि तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम लड़ नहीं सकते हो, तुम लिख नहीं सकते हो, तुम्हारा काम सिर्फ सेवा करना है। हम जो कुलीन तंत्र कहे जाते हैं, कुलीन लोग कहे जाते हैं, मनवादी लोग कहे जाते हैं, ब्राह्मणवादी लोग कहे जाते हैं, उनकी सेवा करना तुम्हारा पवित्र धर्म है। इसलिए भाई सिर्फ सोमनाथ का क्या, हम तो बार बार कहते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बताते थे अपने भाषणों में, कहते थे कि जब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे अंग्रेज, तो मुट्ठी भर अंग्रेज थे और सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग खड़े थे, अपनी मुंडेर पर भी खड़े थे लोग। अगर उसमें से 2-2 पत्थर भी चलाया होता लोगों ने तो अंग्रेज भाग खड़े होते। लेकिन लोगों को लगा कि भाई हमारा क्या लेना देना है, जैसा हमारे लिए अंग्रेज वैसा ही हमारे लिए ये मुगल बादशाह जो है वाजिद अली शाह है। हमको तो कहीं मुख्य धारा में रहने दे देते हैं लोग, तो लड़ने भिड़ने का जिसका काम है वो लड़े भिड़ेगा। तो वो लोग खड़े रहे और आराम से वो लेकर के चला गया। तो इस तरह है जो समाज की जो व्यवस्था है, वो एक बड़े तबके को इतना सुनियोजित ढंग से काट छाट करके रखा गया। अब उसी को फिर से दोहराने की कोशिश हो रही है। संघ का काम, आरएसएस का काम, उनके जितने संगठन हैं, संघ परिवार जो है, उनका असली मकसद यही है कि मुसलमानों को, ईसाइयों को, अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाओ और दलितों को, शूद्रों को गुलाम बनाओ। जिस तरह से पहले थे उस तरह की गुलामी की व्यवस्था में लेके आओ। तो ये है। अब इससे कैसे निपटेंगे, कैसे लड़ेंगे? अब प्रशांत जी कह रहे थे, ठीक ही कह रहे थे कि भाई 240 पे सिमट गए, इनका पूरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण अयोध्या में फेल हो गया, उत्तर प्रदेश में फेल हो गया। लेकिन तब क्या था कि तब संविधान हमारे हाथ में था और संविधान पे जो हमले हो रहे थे उसको इस देश के अवाम ने कहा कि नहीं भैया, अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो मंदिर और मस्जिद और ये सब तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो जो संविधान की रक्षा वाली बात थी उसको लेकर के लोग आ गए, इसके खिलाफ में खड़े हो गए। एक बार फिर से कोई ना कोई ऐसी बात उभर करके आनी चाहिए जो इनके सांप्रदायिक एजेंडे को, नफरती एजेंडे को खारिज करे, उसका मुकाबला करे। सड़कों पे भी, संसद में भी, अदालतों में भी, हर लेवल पे इसका मुकाबला करना होगा, तभी लोग कुछ कर सकते हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास, फिर प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? और सबको अगर क्लब करते हैं तो कहीं ना कहीं नफरत का जो बोलबाला है उसको और मजबूत करने की कोशिश नहीं दिखाई देती? बिल्कुल, नफरत का बोलबाला ही करना है इनको, उसी की कोशिश है। ओवैसी जो है सोलापुर में सभा कर रहे थे, वहां चुनाव है नगर निगम का। तो वहां सभा में उन्होंने, चूंकि महिलाओं का वोट लेना था वहां की, तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब वो अब इस देश में कोई मुस्लिम, मतलब बुर्का वाली भी प्रधानमंत्री हो सकती है। जवाब में क्या कहा उन्होंने, हिमंत बिस्व शर्मा ने, नहीं, अब इस देश में सिर्फ साड़ी वाली महिला ही प्रधानमंत्री होगी। अभी प्रशांत बता रहे थे ना कि एआईएमएम की कोई पदाधिकारी भी महिला नहीं है और भाजपा, जनसंघ से लेकर भाजपा तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं बन पाई। ये दोनों प्रधानमंत्री बनाएंगे, सीधे प्रधानमंत्री बनाएंगे, मुस्लिम औरत को और हिंदू महिला को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो एक तो इनका चरित्र है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां जितना जम जाए वो अपना काम करते हैं अपने हिसाब से, जो मन में आए बोलते हैं। परम स्वतंत्र, न सर पर को कोई पूछने वाला नहीं है, न ओवैसी से कोई पूछेगा, न मोदी जी से कोई पूछेगा, न हिमंत बिस्व शर्मा से कोई पूछेगा। तो एक तो ये बात है। दूसरा जो है, अभी मोदी जी के इतिहास ज्ञान के बारे में बात बहुत बार हो चुकी है। भाई वो ठीक है, वो तो नया इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास पुनर्लेखन ने दायित्व दे दिया है, कई लोगों को दे दिया गया है। अब उस इतिहास में ही लिखा जाएगा कि साहब तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार में है या था। यही लिखा जाएगा कि साहब चंद्रगुप्त
गुप्त वंश के थे। यह भी लिखा जाएगा कि साहब सिकंदर जो है उसका दीन इलाही का बेड़ा पटना के पास आबे गंगा में डूबा था। ये भी लिखा जाएगा। ये भी लिखा जाएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुजरात के सपूत थे, गुजरात की माटी के सपूत थे, और लंदन में वो विवेकानंद के साथ परामर्श करते थे। ये भी लिखा जाएगा। ये भी लिखा जाएगा कि साहब उत्तर प्रदेश में मगहर में संत कबीर, गुरु नानक देव और गोरखनाथ बाबा एक साथ बैठ करके, एक ही मंच पे बैठ करके आध्यात्मिक विमर्श करते थे। भाई हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य वंश के थे, तक्षशिला पाकिस्तान में है, सिकंदर का दीन इलाही का कोई बेड़ा था ही नहीं। दीन इलाही का बेड़ा तो, दीन इलाही तो अकबर का शुरू का एक धार्मिक सेक्ट था, और सिकंदर सतलज के इस पार आया ही नहीं था। बिहार और पटना पहुंचने की तो बात ही दूर कही है, सतलज के उसी पार से लौट गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वनाम धन्य, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे, बंगाल के हैं, नाम भी मुखर्जी है तो बंगाली ही होंगे। और जब वो लंदन गए थे तो उस समय विवेकानंद जब मरे हैं उस समय इनकी उम्र 1 साल रही होगी। तो ये इनका इतिहास ज्ञान है। इस तरह के मतलब तमाम ऐसे ऐसे, अब यही इतिहास लेकिन हो सकता है पढ़ाया जाए, कल को जो बच्चे पढ़ेंगे नए तो नया इतिहास यही लिखे आएगा कि साहब ये पढ़िए आप। तो ये कोशिशें हो रही हैं इस तरह की। अब जैसे अब तो प्रशांत जी ने कह दिया, मैं भी वही बताने वाला था कि नेहरू मंदिर मस्जिद बनाने के फेर में नहीं थे। उनका मानना था कि सरकार का काम, किसी भी सरकार का काम किसी एक धर्म की या दूसरे धर्म की सहायता करके मंदिर या मस्जिद बनवाने का नहीं है। वो लोगों की अपना आस्था का विषय है। जिसको बनाना होगा बनाएगा, नहीं बनाना होगा नहीं बनाएगा, जिसको जाना होगा जाएगा, नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। नेहरू उस समय भाखड़ा नंगल डैम बना रहे थे, बोकारो स्टील प्लांट बना रहे थे, एम्स और आईआईटी बना रहे थे, इसरो बना रहे थे। देश आज जो वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है तो उसकी आधारशिला तो नेहरू ने ही रखी थी ना। लेकिन सही बात है, आज सवाल पूछिए कि भाई आपने कितने आईआईटी बनाए। वैसे तो उन्होंने कह दिया कहीं कि हर हफ्ते ही आईआईटी और यूनिवर्सिटी बन रही है हिंदुस्तान में। तो उनके ज्ञान के बाद तो उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं की जा सकती है। लेकिन ये जरूर है कि देखिए, ये बात बार बार आ रही है कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इसमें इनकी हालत तो बहुत अच्छी नहीं है। मतलब तमिलनाडु में अगर उपस्थिति दर्ज कराने के नाम पे एक आध कुछ सीटें मिल जाए, अभी तक तो उनको कोई वहाँ इलाई नहीं मिल पा रहा है। ना द्रमुक भी बिदक रहा है, वो भी इनके साथ चिपकना नहीं चाहता है वहां पे। हमको लगता है एक जो अंबुमणि रामदास जो थे उनकी पार्टी साथ उनके साथ जा रही है नहीं जा रही है पता नहीं, वो साथ कुछ इंक्लिनेशन दिखाया हुआ है। पुडुचेरी में कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, जोड़ तोड़ करके अगर एनडीए के वहां सरकार बनवाने की कोशिश कर ले तो बात अलग है। केरला में मुश्किल 1-2 विधायक अगर आ गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जी। कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल और असम का ही मामला है। इसीलिए पूरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और नफरत की बातें जितनी की जा रही हैं बढ़ा चढ़ा करके, वो इसी को लक्ष्य करके की जा रही हैं। बंगाल और असम को सामने रख करके ही की जा रही हैं। लेकिन अब ठीक है, बंगाल में जिस ढंग से हमने तो जो देखा है, रौद्र रूप जो ममता बनर्जी का, जिस ढंग से वो बता रही हैं कि कोयला घोटाले में सीधा सीधा पैसा गृह मंत्री जी के पास जाता था, शुभेंदु अधिकारी लेता था, वो पहुंचाता था। हमारे पास तो बाकायदे वो क्या वो उसको पेन ड्राइव में सब रखा हुआ है, मैं कभी वो भी खोल दूंगी। तो अब वो खुलकर मैदान में आ गई हैं, सड़क पे आ गई हैं, और जिस ढंग से उनकी अपनी एक स्वीकार्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप उनकी तुनुक मिजाजी से या कुछ और बातें हो सकती है जिससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि मैंने विपक्ष को एक देखना तो जरूर पड़ेगा कि वहां पे जो सांप्रदायिक चुनौतियां मिल रही हैं उनका मुकाबला करने के लिए ममता के साथ खड़ा होना है, या ध्रुवीकरण की राजनीति में कुछ इधर उधर करना है, वोटों का बंटवारा करना है। वो देखने की बात है, विपक्ष किस लेवल पर देखेगा, क्या करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। यही हालत आसाम में भी है। आसाम में भी ये गौरव गोगोई काफी लोकप्रिय है, काफी अच्छा काम है उनका, संगठन पर भी काफी उन्होंने जोर दिया वहां पे। तो वहां भी मुकाबला तो बहुत तगड़ा होने वाला है। मतलब 49-50 का ही मामला हो सकता है, 20-21 का ही मामला हो सकता है, 18-20 का नहीं हो सकता है। अब उसमें यह है कि भाई ज्ञानेश कुमार जी और उनकी जो भाजपा इकाई है वो कितना रोल प्ले करता है, एसआईआर के जरिए कितने लोगों को बाहर करते हैं, कितने लोगों को अंदर करते हैं। अभी तो पता लगा हमारे ही गांव में कोई बता रहा था कि साहब वो
100 वोटर ऐसे दाखिल हो गए हैं जिनका कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ से आए, जी बिल्कुल कौन है, बिल्कुल किस गांव के हैं। तो बिल्कुल इस तरह के काम तो हो रहे हैं। अब उसमें चुनौतियां हैं, लेकिन यह है कि चूंकि हम तो लड़ने वाले लोग हैं, लड़ेंगे, लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे चाहे कितनी भी कीमत हो। लेकिन यह है कि हिंदू कट्टरपंथ से भी लड़ेंगे तो मुस्लिम कट्टरपंथ का भी सपोर्ट नहीं बिल्कुल। करेंगे। कट्टरता बात जो इस है ज़्यादा गुड़ तीखा हो जाता है, आप सब सुने होंगे ये कहावत। लेकिन वही यानी कट्टरता ज़्यादा हो किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी जाति में, तो वो